हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 11th का सेट चैप्टर, यानी एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट जो है आपका सेट्स पढ़ना है, यानी उसी के बारे में हम सेट का चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं आप तक उसका लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए सेट क्या होता है। तो देखिए दिया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हिंदी में भी देख लेते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। अब समझिए कैसे। जैसे ही सेट का बात आता है, जैसे ही आप सेट नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में एक चीज चलने लगता है, संग्रह, कलेक्शन। जैसे ही कोई सेट कहता होता आपके माइंड में चलने लगता है कि दुनिया के सारे संग्रह, यानी संग्रह मतलब कलेक्शन। जैसे हो गया बेंच का सेट, मार्कर का सेट। एक चीज समझिएगा, सेट जो होता है कलेक्शन तो होता है, लेकिन हर कलेक्शन सेट नहीं होता है। हर कलेक्शन सेट नहीं होता है। यहां पे दिया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी ध्यान देना है कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा ना वही सेट होगा। बाकी जितने कलेक्शन आप कर रहे हैं वो सभी सेट नहीं होगा। यानी वैसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसे ही हम लोग सेट करते हैं। यानी वेल डिफाइंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। अब ये सुपरिभाषित होता क्या है समझिएगा कि सुपरिभाषित होता क्या है, मेन समझना यही है। नहीं तो संग्रह तो बहुत सारे होते हैं, कुछ भी सेट हो जाएगा, तो नहीं। मेन समझना है आपको कि सुपरिभाषित होता क्या है, यानी वेल डिफाइंड होता क्या है, तभी जाकर सेट होगा। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट करते तो यानी दुनिया का कुछ भी हम ले लेंगे वो सेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो चलिए अब कहते किसको है, सुपरिभाषित किसको कहते हैं, तो सुनिएगा। सुपरिभाषित उसको बोलते हैं कि दुनिया के किसी से भी पूछिए, किसी भी व्यक्ति से एक क्वेश्चन पूछिए और दोनों का आंसर सटीक एक ही आए, दोनों का रिजल्ट अगर एक ही आए तो उसको हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि सम संख्या क्या होगा, अगर हम आपसे पूछते हैं कि सम संख्या क्या होगा यानी इवन नंबर, तो आप क्या बताइएगा, 2, 4, 6। हमसे पूछिएगा, हम भी क्या बताएंगे, 2, 4, 6। आप अपने पापा से पूछिएगा, आप अपने मतलब जितने घर के लोग मेंबर हो या किसी से ही पूछिएगा, सबके लिए सम संख्या क्या 2, 4 ही 6 न बताएंगे। तो ये हो गया आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि बताइए भारत का महान 10 खिलाड़ी का नाम बताइए, तो आप क्या बताइएगा, आप अपने अनुसार बताइएगा, हम अपने अनुसार बताएंगे। आपके पापा से पूछेंगे तो वो अपने जमाना या वो अपने अनुसार मोस्ट पॉपुलर बनाएंगे। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड समझ में आया कि वेल डिफाइंड कौन होगा, किसी से भी पूछिए रिजल्ट एक ही आना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कोई आपसे कहे कि मोस्ट डेंजरस, मतलब डेंजरस एनिमल का नाम बताइए, यानी 10 खतरनाक जानवर का नाम बताइए। हो सके आप बताइएगा शेर, भालू, चीता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कॉकरोच से भी डर लगता है, किसी को छिपकली से भी डर लगता है। तो देखिए कौन कितना खतरनाक है पता नहीं, किसी को बिच्छू से डर लगता है, कोई में भी सैला होता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। यानी अगर समझ लीजिए कि नंबर्स ऑफ चॉइस जो होता है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होता। यानी हमारे अनुसार चॉइस कुछ और है, आपके अनुसार, तो जो नंबर्स ऑफ चॉइस होगा, हर कोई का अपना अपना चॉइस होता है, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक समझ में। तो जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा तभी वो सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम बोलते हैं कि 2, 4, 6, ये अगर किसी से पूछते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेट्स। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट की बात करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उससे पहले कि आप पहले इसको छापिए, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है। चलिए बात करते हैं नोटेशन ऑफ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स, यानी समुच्चय एवं उसके सदस्यों को संकेत यानी सिंबल किस तरह डिनोट करते हैं। तो देखिए समुच्चय को यानी किसी भी सेट को हम लोग जनरली
क्या चीज से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, यानी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। यानी समुच्च को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है और इसके सदस्य को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। वी डिनोटेड बाय it is denoted by capital letter of alphabet and the notation of element is a small letter। यानी किसी भी सेट को हम लोग जनरली क्या चीज से सूचित करेंगे, कैपिटल ए से। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, अगर इस सेट ले लेते हैं, ठीक, सेट के अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं मध्यम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, तो ये सेट हो गया है। और इसके एलिमेंट्स को अगर हम डिनोट करें, इसके, हाँ एक चीज और सुनिएगा, सेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। जैसे ये हो गया 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया, ये सेट के अंदर जो हो गया ये क्या हो गया, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोले हैं कि जनरली हम लोग स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। अगर अल्फाबेट इसके अंदर रहता तो ये क्या हो जाता है आपका, स्मॉल लेटर से हम सूचित करते हैं, यानी एक्स वाई जेड। कभी कभी आप कैपिटल लेटर देख सकते हैं तो वो वर्ड्स दिया हुआ रहता है, जैसे दे देगा बी बराबर एक ट्रिगोमेटिकल शब्द है तो TRI कैपिटल में दे देगा, तो उस समय हम लोग कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो वो जब क्वेश्चन आएगा उसके बाद, लेकिन याद रखिएगा जब भी किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स हुआ, एलिमेंट्स को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से, ठीक। तो ये हो गया आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब चलिए बात करते हैं किसी भी सेट का रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो देखिए किसी भी सेट का रिप्रेजेंट दो तरह से होते हैं, पहला होते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए हम उसको बात करते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म। उससे पहले कि आप इसको छापिए, चलिए देखते हैं। तो देखिए सेट को रिप्रेजेंट हम लोग दो तरह से करते हैं। पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सारणी रूप। यहाँ पे क्या कहते हैं, सारणी रूप या सारणी विधि भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे बोलते हैं गुण प्रकटीकरण विधि या रूप भी बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है, किसी भी सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला कैसे लिख सकते हैं, सारणी रूप में, और दूसरा लिख सकते हैं गुण प्रकटीकरण विधि। जैसे देखिएगा एक सेट हम लेते हैं ए बराबर, ये सेट हो गया 1 2 3 4। देखिए सारणी रूप में क्या होता है, किसी भी सेट को हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं। जैसे यहां पे लिखे हैं 1 2, यानी हर एलिमेंट्स के बाद एक क्या करते हैं, कॉमा दे देकर एक सेट को नाम दे देते हैं, और मध्यम ब्रैकेट के अंदर किसी भी सेट्स को पूरे डिजिट को अलग अलग करके लिखते हैं। या अगर कोई अल्फाबेट लेते हैं तो उसमें लिख सकते हैं ऐसे। अगर यहां देखिए, अगर एक और ले लेते हैं सेट, तो ये हो जाएगा आपका AEIOU। तो इस तरह से लिखा हुआ आपको जो रहेगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं सारणी रूप, यानी एक्सपेंड करके लिखा हो, विस्तार करके लिखा हुआ, तो वो होता है सारणी रूप में। यानी इस माध्यम में क्या होता है, रजिस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इस रूप में लिखने के लिए किसी भी सेट को मध्यम ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट के बीच कॉमा दे देकर लिखा जाता है, और इसको एक्सपेंड करके, विस्तार करके लिखा जाता है। लेकिन अगर बात करें सेट बिल्डर फॉर्म का, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म यानी गुण प्रकटीकरण विधि क्या करता है कि यह सेट को लिखने का ऐसा तरीका है जो सेट को गुण को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे यहां पे अगर हम एक ले लेते हैं ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, इसको लिख पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। एक देखिए ये 1 2 3 4 क्या है, एक एक प्राकृत संख्या है, तो इसी के बारे में लिख देगा कि 1 2 3 4 जो है एक प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। क्या है, प्राकृत संख्या, हिंदी में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो बात वही है, देखिए आंसर वही है, बस यहाँ क्या कह दिया, एक सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और कह देगा कि जो 5 से छोटा है। ठीक, अगर इसके बारे में बात करें लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका बी बराबर एक सच दैट एक्स
एक स्वर अक्षर है। क्या हो गया देखिए, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है। मतलब क्या है कि एक्स का जो भी वैल्यू होगा ना वो स्वर होगा यानी वॉवेल होगा, और इसमें एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा यानी 1 2 3। तो देखिए लिखा हुआ वही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये हो गया आपको गुण प्रकटीकरण। गुण प्रकटीकरण का मतलब ये गुण को बताता है, यानी सेट बुल्डर फॉर्म जो होता है इसके प्रॉपर्टी को दर्शाता है, डायरेक्ट उसके बारे में बताएगा कि यह सम संख्या है विषम संख्या। लेकिन ये सारणी रूप जो है यह सम संख्या को आप लिख कर दिखाइए किस तरह होगा, तो उसी को जब पूरा एक्सपेंड करके लिखा होगा तो सारणी रूप, और जब कुछ गुण को बताएगा तो वो हो जाएगा आपका सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक समझ गया? तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि शुरू से कि कौन सा सेट है कौन सा। और हाँ, एक नोट आप लिख लीजिएगा, किसी भी सेट में नोट लिखिएगा। देखिए नोट क्या कराएगी, किसी भी सेट में एक अक्षर को 2 बार रिपीट करके नहीं लिख सकते। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको कि इसको पहले दे दे आपको कि गुण प्रकटीकरण है, यानी एक्स सच दैट एक्स एक 3, या हम ले लेते हैं क्या कहते हैं एप्पल शब्द है APPLE। देखिए एक एग्जांपल ये कि b बराबर ले लिए एक सच दैट एक्स एक एप्पल शब्द है, तो ये आपको गुण प्रकटीकरण विधि यानी ये सेट बुल्डर फॉर्म है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं सारणी रूप में तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ a बराबर या b है तो b बराबर लिखिएगा, b बराबर इसमें क्या आया है a आया है तो पहले आप a लिख दीजिए, कॉमा p आया है तो p को लिख दीजिए, फिर p आया है तो फिर p नहीं लिखेंगे। यही जो होता है, क्या होता है कि किसी भी सेट में अगर एक अक्षर 2 बार आ जाता है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, इसलिए लिख दिए कि किसी भी सेट में एक अक्षर को 2 बार नहीं लिखा जाता। यानी अगर यहाँ 2 बार रिपीट हो गया तो उसके बदला आप एक ही बार लिखा जाता है APN, यही लिखते हैं इसको। अगर देखिए ये हो गया आपका सेट बुल्डर फॉर्म, इसी को कोई कहेगा सारणी रूप यानी रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा APLE। आप प्रत्येक एलिमेंट के बीच कॉमा देंगे, यानी सारणी रूप में क्या होगा कि एवरी एलिमेंट्स के बीच हम लोग क्या करते हैं कॉमा दे देकर एक्सपेंड करके लिखते हैं। और ये सेट बुल्डर फॉर्म क्या कहता है कि उसी चीज को ये क्या बताता है, गुण को बताता है। यहाँ लिख देगा एक्स सच दैट एक्स इज अ एप्पल वर्ड्स, यहाँ आप उसी को आप इसको एक्सपेंड। तो चलिए इसको छापते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, शुरू करते हैं कि सेट का कुछ क्वेश्चन देंगे 5, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा, तब बताएंगे कि सेट बुल्डर फॉर्म को रोस्टर में बदलिए या रोस्टर को सेट बुल्डर, उससे पहले कि आप इसको छापिए। चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं, इसमें से दिखना है कि कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। मतलब इसमें क्या कहना है, समुच्चय को पहचाने यानी आइडेंटिफाई ऑफ सेट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह क्या वह सेट होगा। मतलब कर रहा है अ कलेक्शन ऑफ जे लेटर इन मंथ नेम, यानी क्या कर रहा है जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का नाम जो है क्या वह सेट होगा। तो चलिए सेट होने के लिए हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप खुद को बोलिए कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीना का नाम क्या होगा, जून, जुलाई और कौन होगा, जनवरी। यानी इसका क्या हो जाएगा, जून भी होगा, जुलाई, जनवरी और कोई। ये आपसे भी पूछेगा तो वही बताइएगा, हमसे भी पूछेगा तो वही बताएंगे, यानी दुनिया के किसी से भी पूछिएगा कि जे से शुरू होने वाले कौन कौन महीना है तो सबका आंसर एक ही होगा। यानी यह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है आपका सेट्स होगा। ठीक है, देखिए करें भारत का 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो होगा वो सेट होगा। तो ये सेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन कितना प्रतिभाशाली है, किसमें कितना कूट कूट कर गुण भरा हुआ है ये हमें नहीं पता है। प्रेमचंद जी हैं या ये क्या कहते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, क्या वो ज्यादा टैलेंटेड है या प्रेमचंद जी हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो इसका कोई टैलेंटेड को जिक्र नहीं, कौन कितना टैलेंटेड है हम लोग उसका नहीं पहचान सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, आपका संग्रह नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कौन कितना प्रतिभाशाली है ये किसी को पता नहीं। हो सके हम आपसे ज्यादा तेज हो या आप हमसे ज्यादा तेज हो, हम अपने और आप अपने में तुलना करें तो हम कितना टैलेंटेड है या आप कितना टैलेंटेड है ये मुझे नहीं पता है ना आप, बस आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम टैलेंटेड है। हो सके आप देखने वाले आप हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। देखिए एग्जाम्पल हम और आप अपने में ले सकते हैं कि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड आपके पास होगा, बस हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि हमारे पास टैलेंट है। हो सके मुझे लगा कि आपके पास ज्यादा टैलेंट है, तो ये दोनों क्या मैच करेगा, अनमैच, यानी हम दोनों का जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। यानी आपके अनुसार प्रतिभाशाली लेखक कोई और भी हो सकता है, हमारे अनुसार कोई और भी हो सकता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। सेट कब होगा, जब वेल डिफाइंड होगा, यानी अधिक प्रतिभाशाली का मतलब हमारे अनुसार कोई और भी हो सकता है प्रतिभाशाली, आपके अनुसार कोई और भी हो सकता है। अब क्या करा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ का मतलब महान खिलाड़ी बल्लेबाज का विश्व का बताइए, तो क्या यह सेट होगा, हम पहले ही बताए। ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अनुसार महान कोई और होगा, मेरे अनुसार महान कोई, हमारे अनुसार सचिन तेंदुलकर हो सकता है, आपके अनुसार धोनी हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकते हैं, आपके पापा के अनुसार कपिल देव हो गए, तो कोई भी हो सकता है। ये हो गया नंबर्स ऑफ चॉइस है, नंबर्स ऑफ चॉइस पहले जान जाइए कि नंबर्स ऑफ चॉइस अगर आपके चॉइस पर निर्भर करता है तो वो आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये नंबर्स ऑफ चॉइस में आ रहा है, तो ये ऐसे भी आपका क्या है, सेट नहीं होगा। कौन कितना बल्लेबाज महान है, हो सके सचिन से भी ज्यादा बल कोई अच्छा भी होगा। कौन कितना प्रतिभाशाली है, हम किसी को तुलना नहीं कर सकते, तो ये आपका सेट नहीं होगा। सेट तभी होगा जब वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड के अंदर नहीं आ रहा है। अब करा 100 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, ये आपसे भी पूछेंगे तो बोलिएगा 1 2 3 डॉट 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 99, हमसे भी पूछेगा तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या यही बोलेंगे। किसी से भी पूछेगा तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसी से भी पूछेगा तो 1 2 3 4 5 भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे, आपके पापा, यानी किसी से भी पूछे सब लोग यही बोलेंगे। तो ये हो गया आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो यानी ये सेट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यासों का संग्रह, क्या यह सेट है? करा कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जितना भी लिखा हुआ है क्या वो सेट है? बिल्कुल सेट है, क्योंकि वो फिक्स है, कितना है अगर आप उठा के देख लीजिए तो उनका उतना ही होगा, जितना उनका राइटर अगर 100 को लिख दिए होंगे तो वो 100 फिक्स है। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यासों का संग्रह ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये एक फिक्स है कि आप इतना तक है, आप उठाकर, भले आपको नहीं पता है कि वो कौन कौन लिखे और हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदी राइटर को उतना ध्यान नहीं देते, तो इसलिए आपको पता नहीं है, इसलिए आप कहें कि नहीं सर हमको पता नहीं है, तो सेट नहीं। इसे आपको पता होने से नहीं, ये पता है कि ये इतना ही लिखे हैं तो लिखे हैं, यानी इनको काउंटिंग के अंदर रखा गया कि 100 लिखे होंगे उपन्यास या कितना, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये सेट होगा। अब बात करते हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या संग्रह। मान लीजिए हम यहां से यहां लेते, आपको पता है ना कितना है, अगर कोई और से भी पूछेंगे तो क्या वो क्वेश्चन है, इतना है, तो वेल डिफाइंड। देखिए ना यहां से यहां तक जितना क्वेश्चन है काउंट कर लीजिए, आपसे ही पूछेंगे तो वही बताइएगा, हमसे ही पूछेंगे तो वही बताएंगे, आप अपने किसी से भी लाके पूछे तो इतना ही बताएं, तो ये आपका हो गया वेल डिफाइंड, ये भी आपका हो जाएगा सेट। देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सेट है, तो बिल्कुल सेट है, क्योंकि आपके कक्षा में जितने बच्चा है वो वेल डिफाइंड है। आप किसी से भी खड़ा करा कर पूछ लीजिए उसमें कितने बच्चा है, सब बताएगा उसी का नाम, भले कोई किसी को पहले नाम बता दे, कोई किसी को बाद में बता, लेकिन ये आपका वेल डिफाइंड के अंदर आ रहा है, तो ये आपका सेट होगा। तो चलिए ये आपका सेट को पहचानने का था। देखिए सेट पहचानने का क्या तरीका है, हम पहले ही बता दिए, सेट कौन होगा, जो वेल डिफाइंड होगा, किसी से ही पूछिए सबका आंसर एक होगा, वही वेल डिफाइंड। सिंपल बात याद रखिएगा, नंबर्स ऑफ चॉइस हो गया, अगर आपके चॉइस पर निर्भर कर रहा है तो वो सेट नहीं होगा। सिंपल बात याद रखिएगा, अगर चॉइस पर निर्भर कर रहा है तो वो सेट। अगर इसी में एक क्वेश्चन है कि खतरनाक जानवरों का समूह संग्रह, क्या सेट होगा? नहीं, वो सेट नहीं है, खतरनाक बहुत सारा है, हो सके किसी को शेर से डर लग रहा है तो उसके लिए वही खतरनाक है, किसी को छिपकली से डर लग रहा है तो वही खतरनाक, इसलिए वो नंबर्स ऑफ चॉइस के अंदर नहीं आ रहा है, सॉरी वेल डिफाइंड के अंदर नहीं आ रहा था। जो वेल डिफाइंड के अंदर नहीं आएगा वो सेट नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने पढ़ा सेट कहते किसको, रिप्रेजेंट ऑफ सेट, ये सब पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे
आगे इसके आगे आप पढ़ेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट होल्डर फॉर्म में सेट को दो तरह से कैसे लिखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और जाते जाते फिर आपको कहना चाहता हूं कि अगर अब तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इसी टॉपिक।